शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, यही आज का मुख्य विषय है। हम आप सभी जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इस पर ज़्यादा फोकस करने के लिए हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है सीबीएसई बोर्ड का, उसने इस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता जताई है। ऐसा नहीं है कि जो हम लोग परंपरागत शिक्षा पद्धति के तहत अध्ययन अध्यापन का काम करते आ रहे हैं, हम लोगों ने कोई काम नहीं किया। ऐसा नहीं है, हम सब करते आ रहे हैं। आगे हम जब विशेष इसके इंटरनल पार्ट्स पर चलेंगे, हम कौन से वो क्षेत्र हैं जहाँ हम इस काम को बखूबी निभाते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, तो आपको ये बात दिमाग में आपको बैठेगी, समझ में आएगी कि हम लोग करते आ रहे हैं। लेकिन आखिर क्या कारण पड़ा कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के ऊपर फोकस करने की आवश्यकता जान पड़ी। इसके पीछे एक ही कारण दिखता है, और वो है कि आज का जो हमारा परिवेश बदल रहा है, उस परिवेश के अनुरूप विद्यार्थियों की मानसिक व्यवस्था सृजित हो रही है कि नहीं, निर्मित हो रही है कि नहीं, इस पर ध्यान केंद्रित करना। आजकल कोर्स कंप्लीट करने के चक्कर में हम लोग उस नवाचार की पद्धति पर ध्यान देना छोड़ चुके, और इसी के कारण उन नवाचार पद्धतियों में अलग अलग पार्ट्स हैं, इन हाउस ट्रेनिंग में उन पार्ट्स को आपको दिखाने का प्रयास किया जाता है, ताकि कि हमारी शिक्षा प्रणाली में इन पद्धतियों का समावेशन हो सके, और समावेशन के बाद हम उन बच्चों का रचनात्मक विकास कर सकें, उनके मानसिक स्तर में उसकी रूपरेखा का निर्माण कर सकें। इसी के लिए ये आज का सत्र मुख्य रूप से आधारित है। इसमें कुछ ऐसे तथ्य जिन पर हम आप सबका ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि आज का माहौल वैश्विक स्तर पर कॉम्पिटिशन का बन चुका है, और शिक्षा यदि किताबी ज्ञान पर ही केवल रह जाएगी तो उनको लगता है कि वो ज्ञान अधूरा ही माना जाएगा, क्योंकि बच्चों का जो मानसिक स्तर है उस लेवल पे निर्मित नहीं हो पाएगा, और फिर किसी न किसी रूप में वो जब उन क्षेत्रों में उनका जब साक्षात्कार होगा तो वो अपने को आधे अधूरे या कमजोर मानेंगे। यही उद्देश्य मान करके हमारी जो नई शिक्षा पॉलिसी है, पद्धति है, उसमें इन नवाचारों को शामिल किया गया, ताकि कि इस पे विशेष रूप से फोकस किया जा सके और हम अपने उन विद्यार्थियों को उसके अनुकूल निर्मित कर सकें। अब हम इनके विषय को एक एक करके आगे चलेंगे लेकर के, और ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को ये मुख्य पॉइंट आज डिस्कशन में रखने हैं। आज का जो विषय बिंदु है, योग्यता आधारित शिक्षा क्या है, इसको आज की आवश्यकता क्यों जानते हैं, 21वीं सदी में ये सबसे इम्पोर्टेंट बात मानी जा रही है। फिर योग्यता आधारित शिक्षा की विशेषताएं क्या है, फिर योग्यता आधारित शिक्षण के लाभ क्या हैं, पारंपरिक शिक्षण तथा योग्यता आधारित शिक्षण में अंतर क्या है, और फिर योग्यता आधारित शिक्षण की प्रक्रियाएं क्या हैं। योग्यता आधारित शिक्षण में फिर हमारा मूल्यांकन किस प्रकार होगा, और अंत में आदर्श पाठ
ये जो अंतिम बिंदु है इसको किसी न किसी रूप में हर विषय के शिक्षक जरूर अपनाते हैं। फिर भी उसको यहाँ मूल रूप से फोकस करने का एक उद्देश्य है कि वो किस प्रकार का हो कि ताकि कि उसका मौलिक असर हम छात्रों के दिल दिमाग में डाल सकें। और इसके बहुत सारे पक्ष आएंगे। विज्ञान का अलग टूल है, मैथमेटिक्स का अलग टूल है, साइंस का अलग टूल है, सोशल साइंस का अलग टूल है और लिटरेचर का अलग। इसमें हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, ये तीनों अपने अपने ढंग से वो आदर्श पाठ की भूमिकाएं तैयार करते हैं और तैयार करके उन बच्चों के बीच में उस कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का जो मूल रूप है उसको उनके दिमाग में उनकी प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए बस। और ये ऐसा नहीं है कि बातें करने का एक फैक्टर ऐसा ना समझा जाएगा कि हम उनको ऊपर प्रेशर डालते हैं। नहीं, उनका हम इंटरेस्ट इस रूप में जगा देते हैं कि बच्चे स्वतः उस काम को करने के लिए तत्पर हो। असली कारण और असली उद्देश्य इसका। इसके बाद अब हम लोग विषय एक एक पॉइंट को लेकर के आगे बढ़ेंगे। प्रश्न उठता है कि योग्यता आधारित शिक्षा है। योग्यता आधारित शिक्षा छात्रों को पर्यावरण की परवाह किए बिना अपनी गति से कौशल या योग्यता में महारत हासिल करने की क्षमता के आधार पर आगे बढ़ने का अवसर देता है। योग्यता वह क्षमता, कौशल, ज्ञान और दृष्टिकोण है जो किसी व्यक्ति को वास्तविक जीवन में कार्य करने में मदद करता है। अब एक बिंदु यहाँ विचारणीय है, शायद इसके आपको उन्हें भी बात जिज्ञासा करने की संबंध होगी कि पर्यावरण की परवाह किए बिना, लेकिन इसका ये अर्थ तो नहीं आपने लगाया कि छत विछत होती हुई आज हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें ध्यान देंगे। नहीं, उस पूरा उसका जो इकोसिस्टम की जो उसका जो लॉजिक पक्ष है वो अपने सिस्टम के आधार पर निर्धारित है। हमको उसमें अपने स्तर से अकल नहीं लगानी, यहाँ ये अर्थ है। और यही विशेष अकल लगाने के चक्कर में दुनिया आज इस कगार पर पहुंच चुकी है कि आज जल हो, वायु हो, मिट्टी हो, जो आप देख रहे हैं तत्व व्यवस्थाएं, उन सबों में हम सबों ने अपनी विशेष अकल की योजनाएं लगाई और नतीजतन आज ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए समस्या बन चुकी है। इसलिए इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए उन आधारभूत तथ्यों को शामिल करना है जिसमें बच्चे उन समस्त शैक्षणिक व्यवस्थाओं में अपने को योग्य बनाए, महारत हासिल करें, मतलब योग्य बनाए, और उनकी जो क्षमता है, उनका जो कौशल है, उनका जो ज्ञान है अथवा उनकी जो दृष्टि है देखने अथवा समझने की, वो बिल्कुल एक मैच्योर्ड रूप में स्थापित हो, वो एक समाज के आधारभूत अंग बन सके, इसके लिए उनको हम तैयार कर सकें। इसलिए हमारी एजुकेशन पॉलिसी ने 2020 में आर्टिकल नंबर 67 के माध्यम से इसको एक अनिवार्य पक्ष बनाया और इसमें ये जो आप देख रहे हैं नीचे, ये जो 5 जो आधार उसके बनाए गए, पहला लर्निंग का, ज्ञान का, दूसरा स्किल कौशल का, तीसरा परफॉर्मेंस का, प्रदर्शन का, और फिर टास्क कार्य का, और अंत में जॉय आनंद। वो कार्य कैसा हो? जॉयफुल हो, उबाऊ नहीं हो, प्रेशर नहीं हो, मेंटल प्रेशर बच्चों पर ना हो अथवा शिक्षक पर भी ना हो। ये कार्य कैसे करें? नहीं, काम की परियोजना हम इस रूप में तैयार करें ताकि कि जो अध्ययन करता है अर्थात जो हमारा विद्यार्थी पक्ष है वो भी आनंदित हो और हम भी उसमें उन बच्चों की उन क्षमताओं को उनके स्किल के डेवलपमेंट में अथवा उनके लर्निंग के उस कार्य में हम एक सहायक के रूप में
भूमिका ताकि कि वो भी आनंदित हो और हमारा भी आनंद उसमें समाहित हो। इन पांचों स्टेज पर आज का यह फोकसिंग वर्क राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक अंग होता है। अब हम लोग आएंगे कि योग्यता आधारित जो शिक्षा है वो सीखने और निर्देशन का एक तरीका है। देखो, बच्चे सीखने वाले हम ये मान बैठे, लेकिन क्या ये सीखने की प्रक्रिया को मैं व्याख्या एक जगह कर रहा था तो मैंने उसमें पाया कि ये इस 3 स्टेप की ये सीखने की प्रक्रिया चलती है। पहले लर्न, वो चाहे स्टूडेंट की हो या टीचर की। हम कक्षा में जाएं तो पहले स्वयं सीख करके जाएं ताकि कि बच्चों को ये लगे कि आज जो हम कक्षा में अपने सर के माध्यम से चाहे कोई सब्जेक्ट के टीचर जा रहे हैं तो वो एक नई चीज हमको आज वो प्रदान करेगी। ऐसा विश्वास, ऐसी जिज्ञासा, ऐसी आशा बच्चों में बनी रहे। दूसरा, अनलर्न, लर्न, अनलर्न और रीलर्न, ये 3 स्टेप पे लर्न की व्यवस्थाएं मेरी दृष्टि से स्थापित हुई। ये अनलर्न क्या है? संस्कृत में एक श्लोक आया है, शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखी। मैं हिंदी विषय का यदि विद्यार्थी अध्यापक हूँ तो मेरा मानना है कि जिस विषय को पढ़ाना है उसके बारे में एक बार मन देखें स्वयं को और उसमें एक नई दृष्टि का इजाद करें कि आज हम उसको किस रूप में बच्चों के सामने रखेंगे। उसका इनकम और आउटकम उसका क्या है, माने इनपुट और आउटपुट उस लेसन का क्या है, उस आधार पर बच्चों के बीच में जाएंगे। तो जब हम इस बात सीख करके जाएंगे तो इसका ये आधार होगा कि हो सकता है यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो मेरा मानना है कि उसके कुछ दृष्टांतों को, उसके कुछ प्रकारों को, उसके कुछ रूपों को हम भूल जाएंगे, विस्मृत हो जाएंगे हमारे मस्तिष्क से। इसलिए उनको हम भूलने वाले तथ्यों को पुनः शास्त्र को सोचे तो पुनः देखिए, उसका पुनर्स्मरण होते रहना चाहिए स्वयं। इसलिए हम बच्चों को क्या करते हैं, क्या आता है तो रिविजन करवाते हैं। इसलिए कि वो जो बच्चे पढ़ाने के क्रम में क्लास में जो नियमित क्लास चल रहा था वो उस समय वो बच्चे कुछ भूल गए, उन तथ्यों को फिर से रिवाइंड करें। ये रिविजन करता है, ये अनलर्न। और फिर तीसरा आता है रीलर्न। ये रीलर्न क्या है? रीलर्न कोई भी काम, जैसे आपने सत्रांत जब आप करते हैं तो आप बच्चों को क्या कहते हैं? कहते हैं कि A to Z सिलेबस में से कहीं से आएगा, आप ये कहते थे। अब बच्चे हाउस पॉज में पड़ जाते हैं कि वाह पिरामिड बड़ा अच्छा था, इतना मिड बड़ा अच्छा था, इतना बांटा गया, ये तो बहुत बड़ा पहाड़ बन गया। लेकिन आपका काम है कि उस पिरामिड में कहा जाता है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की तरफ से बार-बार सजेस्ट किया जाता है, हमारे एकेडमिक इंचार्ज बार-बार कहते हैं क्या कि कम से कम 30% 40% आपको लेना है पिरामिड से, 60% नए वाले से। ये क्यों? इसलिए कि वही बच्चों को धीरे धीरे आगे बढ़ाने का काम, वो रीलर्निंग वाला स्टेज चलता रहेगा, क्योंकि लास्ट में जाकर के बच्चों को वो पहाड़ देंगे। ये फीलिंग्स नहीं है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखकर के किया गया। इसके बाद जो भी विभिन्न सामग्रियां और कौशलों के साथ समझ और योग्यता सुनिश्चित करने के लिए लक्षित होता है, क्या कोई टॉपिक आपने लिया, उसका कोई ना कोई रिलेशन हमारे इन्वायरमेंट से, हमारे पब्लिक रिलेशन में या फिर सोशल उसके रिलेशन में कहीं ना कहीं तो वो होगा, उससे उसको जोड़ना और जोड़ करके बच्चों के अंदर वैसी योग्यता और वैसी मानसिक
क्षमता का विकास करना, यही है उनके कौशल। कौशल की जो अभिवृद्धि है वो तभी होगी जब उन मानकों का हम समयानुकूल उसका संबंध स्थापित करें। सामाजिक हो, पर्यावरणीय हो, जिस रूप में आप देखें उसको अनुकूल, उसको उनके साथ रिलेशन का जुड़ेगा, तब बच्चों को उसका स्किल डेवलप होगा, तब उनको बच्चों की इसकी योग्यता और उनकी क्षमता का विकास संभव होगा। और न कि समय के अनुसार निर्देशित उपलब्धि से, समय के अनुसार क्या है हमारा पिरामिड खत्म, चलो उसका हमारा भार खत्म, मीटर चलो भार खत्म। ये भार जो हम मान करके एजुकेशन को एक एक पार्ट बिठाते चले जाते हैं। हम सप्तांत में देखते हैं कि बहुत सारे हमारे मित्र ये कहते हैं चलो ये अब फाइनल बार परीक्षा में पढ़ा, हमको अगले सत्र की परियोजना के पृष्ठभूमि मुझे बड़ा अच्छा लगा। आशा मैम अभी कह रहे थे कि पोस्ट मिड का हमारा एग्जामिनेशन शुरू होगा जब, और बात कर रही थी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के ऑनर से कि मैंने कुछ तैयारी कर ली है इसमें। ऐसे ये क्षमता हम आगे की परियोजनाओं की तैयारी में सतत लगे रहे, इसका ये अर्थ ना कि वो है ना एक है भार, वो भार समझ करके काम न करने की क्षमता, वही एक यहाँ इंगित करा कि ना कि समय के अनुसार निर्देशन मिला, फलाने डेट तक क्वेश्चन जमा करो, फलाने डेट तक कॉपी चेक कर लो, फलाने डेट तक इसका मार्क्स एक्सचेंज कर लेना चाहिए। इस समय के अनुसार काम वाला माइंड सेटअप नहीं है। आपको कहने की आवश्यकता न पड़े ऐसा कार्य अपनी योजना में, अपनी कार्य पद्धति में आप शामिल करें। इसका ये सीबीई का कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का मूल पक्ष, मूल उद्देश्य इसी बिंदु पर आधार है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि सतत कार्य में हम लगे, चिंतन की व्यवस्था एक तरफ हमारे बच्चे के विकास की क्षमता है, स्वयं का भी है। आप टाइम टू टाइम अपने नॉलेज को कैसे, अपने स्किल को आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, और इसके लिए एकमात्र आधार है कि अपने विषय का बार बार उसमें चिंतन, उसमें से नवीन आयामों को ढूंढना, पारिस्थितिकी की व्यवस्थाओं से, सामाजिक व्यवस्थाओं के साथ उनका सामंजस्य किस रूप का स्थापित किया जा सकता है, इसके सतत चिंतन, उसके सतत प्रयास, उसके सतत कार्य करने की यह योग्यता आधारित शिक्षा हमारा किसी के ऊपर कार्य करने की योग्यता आधारित शिक्षा की कुछ विशेषताओं का जिक्र करना आवश्यक है। पहला है इसका विशेष उद्देश्य क्या है? विशेष उद्देश्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी एजुकेशन पॉलिसी का एक मुख्य उद्देश्य कि आपने ये क्यों किया है। दूसरा उसका एक विषय वस्तु होनी चाहिए, इसके बाद उसकी कुछ शिक्षण विधियाँ, उन विधियों का कैसे हम समायोजन करें, उसका इम्प्लीमेंट हम कैसे करें, वो प्रयोग पर आधारित और कैसे मूल्यांकन प्रक्रिया की सतत व्यवस्था के बिना हम मूल्यांकन करते हैं। अभी हमारे पास मूल्यांकन, लेकिन यह जो मूल्यांकन पद्धति है ये अलग है। हमें योग्यता आधारित मूल्यांकन की व्यवस्था पर ध्यान करना है। वो योग्यता आधारित जो शिक्षा की विशेषताएं हैं वो इसमें एक नवीनता लाती है, और वो नवीनता है सृजनात्मक मूल्यांकन का कार्य। वो कैसे होगा? ये विशेष उद्देश्य विशेषताओं पर चर्चा चले तो उसके 3 पक्ष आएंगे। पहला है प्रायोगिक, दूसरा है व्यवहारिक, और तीसरा है स्वानुभव से जनित ज्ञान। केवल हमारा ही नहीं,
विद्यार्थियों का, इसमें मूल जो सेंटर में है वो विद्यार्थी हैं। प्रायोगिक पक्ष क्या है? दैनिक जीवन में काम आने वाली प्रायोगिक तथा व्यावसायिक योग्यता में विकास। एक उदाहरण में दे रहा हूँ, जैसे केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हमारे जो शिक्षक मित्र हैं, वो जब क्लास में जाते हैं केमिस्ट्री के बहुत सारे केमिकल्स के रिएक्शंस वगैरह पढ़ाते हैं, लेकिन जब हम घर पे आते हैं और घर में हमें जब बर्तन धोने की व्यवस्था का समय आता है, तो जब बर्तन धोते हैं तो उसमें हम जिस सर्फ का या शॉप का प्रयोग करते हैं, तो देखा होगा कि उसको डालने से उसमें एक रंग का परिवर्तन नीलापन आया। क्या इसको हम केमिस्ट्री के उस प्रयोग से जोड़ सकते हैं? तो यदि जोड़ सकते हैं तो यही हुआ प्रायोगिक ज्ञान। यह प्रायोगिक ज्ञान है। यदि हम सोशल स्टडी पढ़ा रहे हैं तो सोशल स्टडी को पढ़ाने के क्रम में हम सोशलिज्म पढ़ा रहे हैं। सोशलिज्म के बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम बातचीत के क्रम में, हम अपने व्यवहार के क्रम में, सामाजिकता की व्यवस्था के आधार पर उसको उनको हम इंटरलिंक कर सकते हैं। इसका ध्यान बच्चों को कक्षा में करा सकते हैं और उनको हम उसका कार्य करने का एक रूप दे, एक टूल्स उनका बना हुआ है, आगे उसकी मैं चर्चा करूंगा। उस आधार पर बच्चों को आप एक प्रायोगिक ज्ञान दे देंगे तो ये उनकी क्षमता का, योग्यता का विकास करने में सहायक होगा। दूसरा है व्यवहारिक जीवन में हमारी बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो हमारे जनरल लाइफ में डे टू डे इस रूप में घटित होती है, जिनका हमारा सीधे सीधे व्यवहारिक पक्ष से उनका ताल्लुकात होता है। सपोज दैट, मान लीजिए कि हम कक्षा से निकले पढ़ा करके, कोई मेरा मित्र मिला और मैंने उनसे किसी प्रकार की भाषा का प्रयोग जो किया, उस भाषा के प्रयोग से मेरी व्यवहारिकता वहाँ स्पष्ट हो गई, जिसे हमारे बच्चों ने भी सुना और हमारे मित्रों ने भी सुना। वो एक बड़ा असर करता है हम किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। ये हमने ध्यान देना छोड़ दिया कि ये आवाज लेकिन टू में ही रहेगी, वो हमारे विद्यार्थी भी सुन रहे हैं और उसका असर होगा। ये हमारे व्यवहारिकता के ऊपर बहुत बड़ा असर डालता है और इस आधार पे उनके उस व्यवहारिक पक्ष में हमारा ही व्यक्तिगत जो व्यवहार है वो मूल रूप से कार्यवाहक का कार्य, वो आपके एवरीडे के लैंग्वेज, वो एवरीडे के है, ये आपका जो वर्क कल्चर है वो उसके उस जीवन की योग्यताओं का स्वाभाविक विकास करता है। ये इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हमारा बिहेव कैसे किसके साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट है तो उसके साथ कुछ दूसरे लैंग्वेज का व्यवहार करें। हमने तो यहाँ तक देखा है कि हम अपने मित्रों से भी बातचीत करते हैं तो कुछ उसमें ऐसे लैंग्वेज यूज कर देते हैं जो अनऑफिशियल। अरे एक बड़ा प्यारा शब्द है, अरे यार सुनो, ये शब्द जो है इस पर बहुत ध्यान दें। यही व्यवहारिक पक्ष है, ये व्यवहारिक पक्ष है, क्योंकि ये आवाज एक दो व्यक्ति के बीच तक दबी रहने वाली अथवा केंद्रित रहने वाली नहीं हो सकती। वो कहीं न कहीं और जगह जाती है और उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है आप बुद्धिजीवी हैं स्वयं इसको कर सकते हैं। तीसरा है स्वानुभव। तो व्यक्ति के द्वारा स्वयं की अनुभूति पर आधारित है। हम जो काम कर रहे हैं, हम जो बातचीत कर रहे हैं या अथवा जो हम बोल रहे हैं, इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, ये सेल्फ फीलिंग की आवश्यकता है। और सेल्फ फीलिंग पर जब आधारित आपका नॉलेज होगा तो आप जो बोलेंगे, आप जो करेंगे, वही स्वानुभव से जनित ज्ञान। क्योंकि ये बहुत बड़ा पक्ष है। एक तो विषय के आधार पर, विषय को आपने अपने अनुभव के आधार पर कैसे प्रेजेंट किया, एक तो वो। दूसरा, उसके आधार पर आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या हुआ, अथवा
विद्यार्थी ने उसको किस रूप से अनुभव किया। तो ये दोनों पक्ष पर काम करता है, वाणी, आपका कार्य, आपका ज्ञान और आपका व्यवहार, ये तीनों सम्मिलित रूप से स्वानुभव के जनक हैं। हाँ, याद रखिएगा, पुस्तकीय ज्ञान से परे स्वानुभव के माध्यम से ज्ञान तथा योग्यता का विकास होगा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वोकेशनल जो स्टेटमेंट्स हैं उनका जो ज्ञान है वो जिसने लिखा है उस तात्कालिक परिस्थिति और परिवेश के आधार पर उसने लिखा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो कितना प्रासंगिक है, वो कितना योग्य है, कितना सही है, कितना अनुकूल है, अथवा वो अब आज के समय से बेकार हो चुका है, यह व्यक्तिगत अनुभव के बाद ही, स्वानुभव के बाद ही आप उसको डिसाइड कर सकते हैं। अब उसमें विषय वस्तु की भूमिका कैसे होनी चाहिए, 3 पॉइंट इसमें भी हैं। पहला है गौणता, दूसरा है योग्यता आधारित और तीसरा है विचार। इन 3 बिंदुओं पर विषय वस्तु की भूमिका तय की जाती है। ये गौणता क्या है? योग्यता आधारित शिक्षण में विषय वस्तु की भूमिका कौन है? मान लीजिए कि आपने कोई टॉपिक लिया, वो टॉपिक सेकेंडरी बन जाए, प्राइमरी क्या है? उस टॉपिक का इनपुट क्या है और उसका इम्पैक्ट बच्चों पर जो हम डालने जा रहे हैं सोशल रिलेशन से जुड़ करके और बहुत सारे तत्वों को मैंने बताया, उसका आउटपुट क्या होगा। आउटपुट इस लेसन का उद्देश्य है, इसके बारे में वो जो उसका प्राइमरी पार्ट है, इसलिए ये विषय वस्तु की गौणता कुछ मुख्य व्यवस्था होती है। और फिर जब वो खत्म होता है तो योग्यता आधारित व्यवस्थाओं का हम चिंतन करते हैं। कैसे? विषय वस्तु का चयन योग्यता विकास की दृष्टि से किया जाता है। मान लीजिए कि हमारे किसी कक्षा में गए तो आपने यह अनुभव किया होगा कि उसमें भी विद्यार्थियों की मानसिक क्षमता कई भाग, एक जिसका ऑब्जर्वेशन उसके बहुत अच्छा, एक मीडियम और वर्ष प्रोफेसर। तो हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए, हमारा लेक्चर कैसा होना चाहिए? वो जो सबसे लो कैटेगरी का स्टूडेंट है, मेरा जो लेक्चर हो उसका बेस्ट होना चाहिए, तो उससे लो आता। मैं एक दृष्टांत देना चाहता हूँ। चांपा का तो केमिस्ट्री काम कर रहा पाइप को हला रही हलाते 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 4-5 घंटे 6 घंटे बीत गए। तो व्यक्ति ने पूछा जिससे करवा कितना देर लगेगा बाबू? जवाब दिया, जब तक पानी का देखिए यहाँ बहुत बड़ी बात है। ठीक, हमारे बच्चों का जो मेंटल स्टैंडर्ड है वो उस पानी के लेयर के साथ, हमारा प्रयास तब तक होना चाहिए जब तक वो अंतिम जो मानसिक स्तर से जिसका ऑब्जर्वेशन कमजोर है उसकी समझ में बात, उन प्रक्रियाओं का उनके स्टेज क्या है, उस आधार पर हमारा लेक्चर होना। और तब मैं मानता हूँ कि तब बच्चों का जो ज्ञान तीसरा ये आज के एजुकेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट बात मान गई, विचार विमर्श। बिना विचार विमर्श के मुझको लगता है कि अब आज की एजुकेशन से देखिए जो शिक्षा व्यवस्था या कोई काम देखिए, घर का काम हो या शिक्षण व्यवस्था का काम हो या कहीं किसी क्षेत्र में, यदि हम राय लेंगे तो हो सकता है कुछ ऐसे भी राय आ जाए, कुछ ऐसे भी विचार आ जाए जिसके ऊपर मेरी दृष्टि गई नहीं और वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। तो इससे परस्पर विचार विमर्श के माध्यम से हम इस स्किल को इसमें प्रभावशाली बनाने के लिए समय समय पर
किया जाता है। हमारा मानना है कि अपने शिक्षण व्यवस्था में भी हम टीचर भी यदि आपस में इस तरह से ज्ञान का विचार विमर्श के माध्यम से आदान प्रदान करें तो बहुत सारे काम हमारे आसानी से हल हो जाएंगे। और मैं तो इसका बहुत बड़ा पक्षधर हूँ। मेरे लिए कभी निशांत सर, कभी आशीष सर, कभी चंदन सर, IT सेक्टर्स में हमारे अवसर सर और रोशन सर, ये लोग टाइम टू टाइम जो वो व्यवस्थाएं जो नहीं जानते हैं हम उसका विचार विमर्श करके हम आसानी से जान लेते हैं। ये व्यवस्थाएं परस्पर हर क्षेत्र में यदि सफलतापूर्वक हमें कोई काम संपादित करना है तो मुझे लगता है ये परस्पर विचार विमर्श इसका है बहुत सुंदर एजुकेशन पॉलिसी हम विषय है। तो इस विषय पर भी हमारा वही काम है। जैसे हम बच्चों के बीच में जाएं, बच्चे जान रहे हैं कि कल का टॉपिक ये है, अच्छा बच्चों ये बताओ कि इस टॉपिक पे आपने घर से सेल्फ स्टडी कर कहते हैं इसको घर से पढ़ करके, तो अब उन बच्चों से जरा विचार पूछ करवाइए, उनसे वो ओपिनियन लीजिए कि उन्होंने क्या समझा और तब जाकर के आप अपना विचार रखिए। तो जो परस्पर विचार का जो एक कॉम्बिनेशन होगा, एक अच्छे, एक सृजित, एक विकसित, एक प्रौढ़, एक योग्य ज्ञान का विकास करेगा। योग्यता आधारित शिक्षण नीतियों की व्यवस्थाएं ये तो छात्र के दिल रहनी ही चाहिए, समावेशी होनी चाहिए। फिर शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक विषयों का अंतर विषय पर आधारित होना चाहिए। फिर सहयोगात्मक होना चाहिए, फिर संवादात्मक होना चाहिए और सामूहिक परियोजना कार्य के द्वारा इसका हम संपादन भी कर सकते हैं। इतने इसके टूल्स हैं, मूल रूप में हमारा सारा काम ये सब छात्र केंद्रित ही होने चाहिए, तब जाकर के हम उस कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का जो मूल उद्देश्य है उसको हम इसमें अभी भी जो टूल्स हमने देखा उनके अतिरिक्त युग तथा सामूहिक शिक्षण की व्यवस्थाएं, प्रौद्योगिकी का अधिक प्रयोग उसमें होना चाहिए। बहुत सारे टूल्स उसमें वैचारिक क्षमता पर जैसे मान लिया जाए कि कभी कभी वैसा समय आता है कि हम लोग ऑनलाइन कुछ मटेरियल भेज दो, प्रौद्योगिकी का विकास, बच्चे उस पर अपना रिप्लाई दे देते हैं, क्वेश्चन आंसर बनाया उन्होंने भेज दिया, ये क्या है? वो उसको प्रौद्योगिकी का सुगमता के साथ काम को संपन्न करना। इसके बाद वैचारिक क्षमता पर बल, अलग अलग छात्रों का अलग अलग जो विचार आया उन विचारों को समावेशित करके आप उन पर जो मूल बातें आई, जो उस पाठ के सदन में आपका जो उस पाठ का उद्देश्य है उस पर आप हैं। और फिर उन बच्चों ने उसके संदर्भ में क्या अनुभव किया, प्रायोगिक भी हो सकता है, प्रयोग करने के क्रम में अनुभव हुआ। आपने बहुत सारी पाठ्य परियोजनाएं कुछ ऐसे दे दी प्रोजेक्ट बनाने के लिए, उस पर उन लोगों ने जब काम किया तो उसको उनका व्यक्तिगत अनुभव किया था। फिर उसके बाद जब उन लोगों ने उसको कुछ आप ग्रुप बना लेते हैं, मान लीजिए कि एक परियोजना दिया, उसको ABCD ग्रुप बना करके अलग अलग छात्रों का ग्रुप बना दिया। उन ग्रुपों ने उस काम को करने के क्रम में क्या अनुभव किया, उन सबों को उसमें क्लास में साझा करना और समस्या समाधान तथा केसेस, ये बहुत आज के डेट में केस स्टडी पर आधारित सीरीज बार बार कहता है कि आप प्रश्न तैयार, प्रारूप तैयार, कक्षा में जाकर के बच्चों के साथ कार्य करें। क्यों? क्योंकि इस केस स्टडी का सीधा सीधा असर बच्चे की क्षमता पर आता है। और हमारा मूल उद्देश्य क्या है, अथवा
हर ग्रुप से आपने एक एक करके सुना, बच्चों ने उसको रिप्रेजेंट किया, बार बार उसको आपके एक एक वर्ड में आकर दिखाया। तो वो बच्चों हर ग्रुप एक दूसरे के साथ मिल करके ये देख रहा है कि किस ग्रुप ने कैसा काम किया, उसका परफॉर्मेंस कैसा था, उसने किस प्रकार अपने को प्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया, और उसमें से फिर आप चयन कर लेते हैं इस ग्रुप ने अच्छा किया, और फिर जिसने थोड़ा काम किया उनको आप सजेस्ट करते हैं, आप उस अनुभव से वो सीख भी लेते हैं। इसके बाद आता है कि योग्यता आधारित शिक्षा में मूल्यांकन कैसे है। इसके दो हैं पार्ट, एक उन बच्चों के प्रदर्शन परफॉर्मेंस के आधार पर, और दूसरा आपने जो उद्देश्य रखा है उसका, उस पर आता है कि आप चाहना क्या, आपका फाइंड क्या है, आप क्या चाहते हैं। तो चिंतन क्षमता, संवेदी कौशल, विश्लेषण क्षमता, इन सबका धीरे धीरे उनसे आप आकलन कर सकते हैं, और फिर उसके आधार पर मूल्यांकन कर सकते हैं। इसका निर्धारित उद्देश्यों को किसी प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए किया गया आकलन, जो आपने उद्देश्य रखा है, जो आपका मेन थीम है, उस पर आधारित आपने जो ज्ञान उन बच्चों से प्राप्त किया उसका आप आकलन करेंगे, तो उद्देश्य सफल होता है करने का। अब मूल्यांकन परिणामों की सुनिश्चितता हम किस प्रकार करेंगे, उसमें कुछ रूब्रिक्स बनाए गए हैं, निर्धारित मानकों की सुनिश्चितता की जाती है, तभी आप करते हैं। कोई क्वेश्चन 1 नंबर का देते हैं, कोई 2 नंबर का देते हैं, कोई 3 नंबर का देते हैं, कोई 5 नंबर का देते हैं। उस 5 नंबर का विश्लेषण बच्चे ने 5 नंबर के लायक किया कि नहीं, यह मूल्यांकन बंद करिए। फिर विद्यार्थी द्वारा योग्यता का प्रदर्शन करके, मान लीजिए कि आपने कोई डिबेट करवाया, उसमें किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो आपने उसका अलग अलग पॉइंट बनाया है, तो उसकी वाचन, उसकी शुद्धता, शब्द की या फिर विषय वस्तु की व्याख्या, उन संदर्भों को किस प्रकार से प्रस्तुत किया, ये सब उसके रूब्रिक्स जिस आधार पर आपने पॉइंट बनाया, तो फिर जिसका हाईएस्ट पॉइंट आया आपने बात किया आज के योग्यता का, वाह, ये मूल्यांकन के हमारे योग्यता आधारित शिक्षा के लाभ और साइंस का भाई आपकी क्षमता का विकास किया, उसके वाचन का विकास किया, उसके कौशल का विकास किया, उसके ज्ञान का विकास किया, बहुत सारे लाभ हैं। उन लाभों को करेंगे। ये पहला है पहला लाभ। दूसरा, छात्रों के लिए लचीला, फ्लेक्सिबल, आपका संवाद, आपका कार्य, आपका व्यवहार, विषय वस्तु की व्याख्या, विषय वस्तु के बारे में विश्लेषण, विषय वस्तु पर आधारित कार्य, तो ये सब फ्लेक्सिबल बच्चे रुचि रखते हैं और रुचि रखने के बाद वो लचीला अपना होगा, नहीं किया तो सब लोग इस तरह का कोर्स नहीं देना, तो फिर उससे उठाओ आप क्या करें। उसके बाद योग्यता और दक्षता बदल आप क्या करेंगे, जो बच्चे उसमें अच्छे करते हैं उनकी योग्यता को लेकर आज का छात्रों उस बच्चे ने तो उसको ऐसा लगा आपको बना, और उसके आधार पर आपको उसके दक्षता को आपको रिसर्च, तो जो दूसरे बच्चे हैं विद्या का कक्षा के, उनके ऊपर इसका मनोवैज्ञानिक सकारात्मक असर पड़ेगा, और फिर वो भी कड़ी मेहनत करने के लिए वो छात्रों के लिए आप एक सहयोगी की भूमिका निभाएंगे। हमेशा आप उसके एक गाइड तो हैं ही, लेकिन आप याद रखिए कि आप उसके बहुत बड़े हेल्पर भी। कोई प्रश्न किया आपने, बच्चा बोलना चाह रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा, तो आप उसको इंकरेज करें, हाँ हाँ बोलो बोलो बिल्कुल, तुम ठीक समझ रहे हो। ये इस तरह से कर करके तुम उनके मनोबल को ऊंचा, ये बहुत बड़ी, इसलिए बच्चों के साथ हमारा जो रिलेशन हो एक हेल्पर के रूप में होना चाहिए, एक सहयोगी के रूप में होना चाहिए, ताकि कि उनका आपके साथ जुड़ाव रहे। और जब विषय के व्यक्ति विषय पर आधारित आपका जुड़ाव बनेगा छात्रों के साथ, तो मैं समझता हूँ कि शांतिपूर्वक आप कक्षा का संचालन, वो रिलेशन नहीं जुड़ पाता है,
वो बन नहीं पाता है। इसलिए आप पढ़ा पूछ रहे हैं, बच्चे का कुछ और कई बार समस्याएं आई है। इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, बच्चे धड़ाधड़ दूसरे विषय का काम करते हैं। आपकी नजर पड़ी, आपने पकड़ा, इसका मतलब क्या है? उस बच्चे में दोष नहीं है, मेरे कार्य पद्धति में दोष है। इसको चिंतन में रखना होगा, क्योंकि मैं उस पूरे क्लास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाने में सफल नहीं हो पाता। इसलिए ये एक बहुत बड़ा लाभ है। व्यक्तिगत अध्ययन अध्यापन सेल्फ स्टडी मटेरियल कुछ कहेंगे, इसको यहाँ से प्राप्त करो, या आप टेलीग्राम पर आप भेजते हो, व्हाट्सएप पर भेजते हो, इसको जरा पढ़ जाओ। कल इस पर आधारित एक छोटी पर चर्चा बच्चे पढ़ो वो, या फिर कोई विषय वस्तु बच्चों के लिए बहुत टफ नजर आए, उसका कुछ समाधान, उसका कुछ हिंट्स आप बच्चों को गाइड के लिए, हेल्प के लिए डालिए। इसके बाद पारदर्शी ग्रेडिंग प्रणाली, ये सबसे बड़ी बात। क्यों? क्योंकि आप सबों के बीच में करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आप अकेले कक्ष में बैठ करके आपने उसका मेरिट लिस्ट बना दी, नहीं, आप बच्चों के बीच में कर देते हैं, सामने सामने, और उन बच्चे भी समझ जाते हैं कि चूंकि इसने अच्छा किया है तो इसको फर्स्ट पोजीशन मिला है। तो ये इसमें पारदर्शिता रहती है, ट्रांसपेरेंसी है इसमें। अब पारंपरिक शिक्षा तथा योग्यता आधारित शिक्षा में अंतर है। नहीं, हम लोग जो काम करते आ रहे हैं ट्रेडिशनल परंपरा, बेल लगी हिंदी टीचर गए, बेल लगी मैथमेटिक्स से कुछ सॉल्व किया, कुछ टास्क किया, ये क्या है? क्वेश्चन आंसर दे दिया, बनाने के लिए दे दिया, लिखवा दिया उसका। ये ट्रेडिशनल परंपराएं हैं, लेकिन पारंपरिक व्यवस्था के क्या करना है? योग्यता आधारित शिक्षण व्यवस्था करनी है। वो कैसे होगी? आइए से टूल्स हैं, उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। देखिए, पहला है ये जो आप पिंक कलर में देख रहे हैं, ये पारंपरिक शिक्षण, और जो ब्लू कलर में देख रहे हैं वो योग्यता आधारित शिक्षण। पारंपरिक व्यवस्था में संपर्क तथा समय अंतराल केंद्रित होता है। बेल लगी, हम टीचर, ये पारंपरिक है, अपने बच्चों के साथ में काम किया, संपर्क तथा समय अंतराल। जबकि जो हमारी योग्यता आधारित शिक्षण व्यवस्था है वो कौशल केंद्रित होता है। टाइम टू टाइम, जैसे आपने कोई क्विज का आयोजन किया है तो आप क्या करते हैं? हाउस वाइफ को सिलेक्ट करते हैं, वो कौशल केंद्रित हुआ। अभी बीच में काम चल रहा था, सभी सब है यहाँ नहीं, वो बहुत सारा फोटो वो ग्रुप में डालते हैं, सुभाष नगर में डालते हैं। आज ये क्या है, वो सिग्नल वाला वो अच्छा योजना में आती है, रेड सिग्नल, पिंक, ग्रीन और येलो, तो उस पर आधारित बच्चों को पढ़ाया। ये क्या है? यही है कौशल केंद्रित। हमारा साइंस का ग्रुप है, टाइम टू टाइम एग्जीबिशन लगवाता है, उसमें साइंस के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बच्चे तैयार करते हैं। ये क्या है? ये कौशल केंद्रित है, और यही हमारी योग्यता आधारित शिक्षण व्यवस्था का मूल है। दूसरा है, आपने देखा पारंपरिक व्यवस्था में निर्देशों पर आ जाता है, आवाज पर पहला से लेकर सपना पर बना के लाना, ये लिंक लिख के लाना, ये पत्र लिख के लाना, ये बिल्डिंग बना के लाना। आपने कुछ नहीं, लेकिन योग्यता आधारित जो व्यवस्था है वो प्रशिक्षण पर आधारित है। हम बच्चों को पहले ट्रेन करते हैं कि एसे का प्रारूप कैसा होता है, लेटर के प्रारूप कैसे होते हैं, उनके क्या फॉर्मेट्स हैं, तब उनको ट्रेन करते हैं। फिजिक्स वाले टीचर, केमिस्ट्री वाले टीचर को इंस्ट्रूमेंट आने ले जाते हैं, नहीं कराते हैं, नहीं कराते हैं, हमको उन
उपयोग करना, इट मीन्स वो हम प्रशिक्षण आधारित ज्ञान। तीसरा इसका अंतर है वो है कि पारंपरिक हमारी जो व्यवस्थाएं कक्षा कक्ष की बात करता है, पहली घंटे हमारे तीसरे घेर में, तो दूसरी घंटे हमारे तीसरे घंटे नाइट। चलिए भी कक्षा कक्ष की व्यवस्थाएं, ये हमारा ट्रेडिशन यही है। लेकिन हमारा दक्षता योग्यता आधारित जो काम है वो कहीं भी कभी भी, मतलब ऑनलाइन सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, सारा ज्ञान का भंडार उपलब्ध है। कैसे सागर से हम मोतियों को चुने, उन मोतियों को चुनने की व्यवस्थाओं के लिए हम कहीं भी कभी भी बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं, बच्चों को कार्य करा सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। चौथा इसका जो अंतर है उसमें आप देखिएगा कि जो पारंपरिक शिक्षण व्यवस्था है वो अपव्ययी है, जबकि योग्यता आधारित क्षमता जो है हमारी वो मितव्ययी है। मितव्ययी और व्ययी क्या है? ये समय, क्षमता और योग्यता, इन तीनों का विस्तार करते हैं, इसलिए ये अपव्ययी। आप गए, आपका यहाँ से पिन में आया कि आपका टिकट लग गया, आप गए क्या करते हैं? सर्टिफिकेट करो जी, आप क्या कर रहे हैं? ये मितव्ययिता ही है, ये मितव्ययिता है। ये करने के लिए नहीं आपको दिया गया है, आप गए, आप उस कक्षा को अपनी तरफ आकर्षित करके कुछ नहीं मिलते, तब बच्चों को लगे फलानी टीचर आए थे, उन्हें ये चीज सीखा, इस तरह का आकर्षण पैदा है। ऐसा टेकअप करने का मतलब नहीं कि टाइम पास करने के लिए, टाइम पास करना नहीं, मितव्ययी है। इसलिए योग्यता आधारित शिक्षण पर जोर दिया जा रहा है कि आप गए तो वहां जाकर के आपने कुछ नया किया, आप अपने बच्चों को कुछ नया दिए, उनके ज्ञान के संवर्धन में आपने अपना एक योगदान, अपनी भूमिका अदा की, उसका ये है। इसलिए इसका नेक्स्ट अंतिम अंतर सत्रांत में ही समापन संभव है। हम कोई भी काम, मान लीजिए कि हमने कोर्स कंप्लीट कर दिया 9 महीने में, इसका मतलब क्या है? 3-4 मिनट आप नोट कर सकते हैं, कर सकते हैं। वो सेशन संकीर्ण होगा तभी उनका प्रमोशन होगा, ये हमारी ट्रेडिशनल परंपरा है। लेकिन योग्यता आधारित शिक्षण क्या है? सुविधानुसार समापन। आपने कोई एक प्रोजेक्ट वर्क दिया, उसमें हो सकता है कि उसको 3 महीने पूरा करें, आपने नेक्स्ट, उसने पूरा किया तो नेक्स्ट, वहां सेशन। और मैं इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि जो दुनिया के विकसित देश हैं, आखिर वो क्यों हैं? क्योंकि उनकी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो योग्यता आधारित शिक्षण पद्धति पर आधारित है। वो बच्चों के स्किल को उसके अनुसार देख रहे हैं और जिस टाइम में जिसने पूरा कर दिया उसको पूरा कर दिया, अगले का प्रोजेक्ट
एक ध्यान आकर्षित करने का काम किया है, क्योंकि हम लोग शिक्षण प्रक्रिया पर आएंगे। हाँ जी, हम लोग आए, चैप्टर पढ़ाया, क्वेश्चन आंसर कराए, हम लोगों ने काम किया अगले चैप्टर। लेकिन प्रक्रियाओं में सतत परिवर्तन, यही सेवी का मुख्य उद्देश्य है। आकर्षण पैदा करना, रुचिकर बनाना, ये उसका मूल उद्देश्य है। उसको भी मैंने जो दिखाया आपको थोड़ा सा वीडियो क्लिप, आपने देखा होगा। वीडियो क्लिप के पीछे के बैकग्राउंड से समझ आएंगे, ये किसी प्राइवेट संस्थान की व्यवस्था नहीं है, ये सरकारी विद्यालय की व्यवस्था है। इसका मतलब कि मुझे तो लगता है, इस बात को कह सकते हैं, मैं थोड़ी जब महसूस कर रहा हूँ। लेकिन यदि कोई विशेष परिवर्तन की योग्य बनती है व्यवस्था और अनुकरणीय बनती है, तो मेरा मानना है कि हम किसी से भी वो सीख ले सकते हैं और उसका इम्प्लीमेंट हम अपने प्रयोग में भी कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में सीखने के प्रतिफलों का स्पष्टतापूर्वक निर्धारण होना चाहिए। शिक्षण अधिगम के समयावधि में लचीलापन लाना चाहिए। एकाधिक शिक्षण क्रियाविधि होना चाहिए, एक से अधिक व्यवस्थाएं हों, रोचक तथा विविध विषय वस्तु उसमें होंगे। जैसे अभी आपने देखा कि उस ग्रामर को भी आसानी से बच्चे समझ सकें, रोचक बनाएं उसे, और फिर मानक संदर्भित परीक्षण टाइम टू टाइम आपका होना चाहिए और सीखने के प्रतिफलों का प्रदर्शन भी होना चाहिए। हमारे निर्देशक अब अंत में हमारी प्रक्रिया क्या है? मूल्यांकन हम करते हैं कि जो कुछ हम कराए, जो कुछ हम पढ़ाए, जो कुछ सिखाया, उसका मूल्यांकन कितना हुआ, कितना, इस पर तो आधारित होते हैं। कभी ना हम नाच सुनाते हैं उसको। आप देखिएगा कि इसके दो विधि, एक निर्धारित मानकों की सुनिश्चितता, वो रूब्रिक्स आपको बनाए और हर पार्ट के अलग अलग रूब्रिक्स बनते भी हैं। जैसे आपने डिबेट कराया उसका रूब्रिक्स अलग बनते, आपने कोई प्रैक्टिकल कराया उसका रूब्रिक्स अलग बनते, आपने यदि रिटेन का कोई कॉम्पिटिशन कराया उसका रूब्रिक्स अलग बनते। फिर आपने परीक्षा से संदर्भित आपने काम किया है, उसका मतलब क्या बनाया? ये सब पास के आधार पर आपको मानना है। दूसरा है विद्यार्थी द्वारा योग्यता का प्रदर्शन, लिखित भी और वाचनिक। तो हमारे लाया है 10-5-5 वाला, वो 10-5-5 क्या है? वो विद्यार्थियों की योग्यता बहुत सारे पाठ हैं। आप क्या क्या करते हैं? मानस आपके बहुत सारे इस आधार पर उनका क्योंकि उनका क्या है, उनकी योग्यता है। अब बात आती है आदर्श पाठ्यक्रम की। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, हमने एक उदाहरण लिया है सीबीएसई के कक्षा 9वीं का, वो वाचन कौशल विकास पर आधारित है। उसमें एक विषय लिया हमने स्टीफन मिराजी की कहानी। छात्रों को वाचन क्षमता, छात्रों की जो वाचन क्षमता है उसके कौशल में बदलने की व्यवस्था पर हमने एक आधार, आप किसी भी पक्ष को ले सकते हैं, आप अपने विषय में किसी भी, मैंने अपना एक एग्जाम्पल लिया है हिंदी विषय व्यवस्थाओं की। मैंने एक सीबीएसई के प्रयोग के रूप में उनका एक क्लास 9 का सिलेबस का एक पार्ट, एक चैप्टर मैंने दिया। उसमें लेखक है स्टीफन मिराजी की कहानियाँ उस पर आधारित वर्क है, उसमें मैंने क्या काम किया। आप इसको साइंस से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, विभिन्न विषयों से, समस्त विषयों से आप संबंधित उस पर आप प्रयोग पाठ्यक्रम का लेसन प्लानिंग जिसको कहते हैं, वो आप तैयार कर सकते हैं। उसमें ये हमारे जो स्किल्स हैं वो इतने पॉइंट्स पर हमारे चिंतन के लिए प्रयोग होते हैं। पहला है गहन सोच,
बारे में आपका विचार सुनने के बाद अथवा पठन जो पाठक आपको उपलब्ध कराया है, पाठ्य सामग्री, स्टडी मटेरियल, उसको पढ़ने के बाद उनका जो थिंकिंग लेवल है वो कितना बन, क्या सोचे, उसके बाद उसकी क्रिएटिविटी उनके अंदर क्या है, रचनात्मकता क्या है, और फिर उनके अंदर एक सहयोग डेवलप करना वो हेल्पफुल कितना हुआ, और फिर तकनीकी ज्ञान वो कितना प्राप्त कर पाए, फिर भाषाई ज्ञान उनका कैसा बना, और फिर अंत में उसकी एनालिसिस विवेचना करने में वो किस प्रकार से सफल। फिर इसके बाद आता है बहुमुखी प्रतिभा इससे विकसित होगी, क्या मौखिक, भाषाई, स्थानिक, वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक। ये वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक ये दो बाकी चीजों को आपने समझ लिया होगा। मौखिक प्रतिभा, भाषाई नॉलेज, लैंग्वेज का, फिर स्थानिक, जिस विषय वस्तु को आपने रखा है उस विषय पर आधारित जो स्थानिक, और वैयक्तिक मतलब पर्सनल, और अंतर्वैयक्तिक दूसरे के साथ। ये इस तरह का काम उनके प्रतिभा के विकास के कारक बने। इसके बाद ये इतने हमने ये दिए हैं, वाचन तथा श्रवण को जो मैंने पॉइंट बनाया था अपने विषय वस्तु पर, उस पर आधारित, उस पर कहानी का हिंदी अनुवाद किया, फिर सामूहिक रूप से 4-4 के दल में अलग अलग ग्रुप बनना है, किन्हीं को मैंने कार्टून बनाने का काम दिया, किन्हीं को स्क्रिप्ट बनाने के लिए, किन्हीं को कठपुतली का ग्रुप बनाने का दिया, और फिर दृश्य कला, जब वो अपने दिल से कोई पावर पॉइंट बनाए, इसके बाद कोई एक्टिंग कर करके या फिर कोई कविता रचना करने के अलग अलग टूल्स मैंने दिए, और उनके आधार पर मैंने उनकी रचना का क्षमता का मैंने सृजन किया। इसके बाद फिर उसकी कहानी के प्रयोग का, फिर उसके सीख, और फिर उसका प्रस्तुत कर, उसमें हमने टाइम सेट कर दिया 3 से 4 मिनट में आपको इसको अपना प्रोजेक्ट करना। फिर प्रत्येक छात्र अपनी इच्छा अनुसार गतिविधि का चयन कर समय सीमा निर्धारित कर कहानी की 3-4 मिनट की शामिल करेगा। ये हमने उसके सारे बनाए। अंत में बात आती है कि उसका उद्देश्य, ये उद्देश्य भी कई मानव बिंदुओं के आधार पर आधारित होता है। ये मान लीजिए कि छात्र प्रभावी तथा कुशल संवाद करने तथा नवीन शब्दावली का प्रयोग करने में सक्षम हुआ अति नहीं, ये दूसरा। कम से कम 3-4 नवीन शब्द को जाना कि नहीं जाना, कहानी के क्रम में वो 3-4 पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कर पाया कि नहीं कर पाया, तथा समूह में कहानियों में 3-4 पर्यायवाची शब्दों की पहचान नया कर पाया कि नहीं कर पाया। न्यू कहानी में सामूहिक रूप से चयनित कला का समावेश कर पाया कि नहीं कर पाया, और कथा वाचन के निर्देशित बिंदुओं को ध्यान रखते हुए शुद्ध उच्चारण, धारा प्रवाहता, फ्लुएंसी, फिर ध्वनि का आरोह अवरोह, उतार चढ़ाव, कम से कम 4-5 वाक्य में बोल पाया कि नहीं बोल पाया, इन सब स्किल का हमको उसमें डेवलप करना, ये उसके आउटकम्स हैं। फिर उसके 4 वाचक कौशल आते हैं, धारा प्रवाहता, शब्दावली, व्याकरण और उच्चारण। अभी मैंने इसमें जिक्र की, इसको 4 ग्रुप में मैंने बांटा, और इसको ये इसके पॉइंट बने कि इसके आधार पर क्षमता का हम सृजन कर पाएंगे। इन बच्चों में वो चीज आया कि नहीं, वो बच्चों ने सीखा कि नहीं, इसके आगे समय सीमा का निर्धारण, ये सबसे बड़ा। क्योंकि ऐसा नहीं है कोई काम दे दिया, चलो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ऐसा होता है। हम बच्चों को कोई काम दिए, तो हमारे यहाँ क्या है, असेसमेंट तैयार करते हैं, असेसमेंट तैयार करवाते हैं विभिन्न विषयों का, उनके टाइम इतने दिन में तुम करके जमा करो, फिर भी नहीं बच्चे कर पाते। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण यही है कि उस वस्तु पर, विषय वस्तु पर हमने प्रायोगिक रूप से या फिर बच्चों के साथ सहयोगी रूप से हमने कार्य, हमारा पहला काम है कि हम उन विषय वस्तु को दे रहे हैं उनको असाइनमेंट बनाने के लिए, उसके पहले उनके साथ थोड़ा वाचन करें, उनके साथ डिस्कशन करें, और पॉइंट वाइज करके हम उन बच्चों को जो काम देंगे, मुझे विश्वास है कि निर्धारित समय में वो काम निश्चित रूप से
में काम किया, किया तो उसका एक प्रोग्राम सामने आया। दूसरा है कि दूसरा चर्चा करें, चिंतन करें, थोड़ा सा बच्चों को कहने क्या हो सकता है, क्या लिखा जा सकता है। फिर क्वेश्चन बनता है, हमारा प्रश्न करते हैं हम तो विषय से क्वेश्चन कराते हैं कि आप ही उसको पाठ में जितने भी अभ्यास के प्रश्न किए हैं उनको नहीं लेना है प्रयोग में, अलग से पाठ से आप स्वयं प्रश्न भी बनाएं और स्वयं आप उसका उत्तर भी लिखें। इससे क्या होगा, उनके अंदर वो क्षमता का विकास होगा। और फिर वो जिस विषय वस्तु को आपने किया है उसके फायदे क्या पाते हैं, और अंत में आता है कि इसके आधार पर हम उनके सृजन, निर्माण और रचना, इन तीनों में हम उनकी गतिविधियों को शामिल कर देते हैं और उनका अधिगम। इसके बाद एक मिक्स्ड भी सिस्टम है, उसमें कक्षा शिक्षण के साथ साथ ई लर्निंग भी है, वो हम करते भी टाइम टू टाइम ऑनलाइन काम कर देते हैं, टाइम टू टाइम बच्चों से हम बात कर लेते हैं। तो वो आगे के तो क्या है, मिक्स्ड वो एजुकेशन सिस्टम है। और सक्रिय शिक्षण का एक्टिव क्या है, सीखने को जीवन की वास्तविक स्थिति से जोड़ना। अभी मैं शुरुआती दौर में जो टूल्स में बनाया था उसमें आपको मैंने रिक्वेस्ट भी किया था, सजेस्ट भी किया था कि जो आप सिखा रहे हैं, जिस अधिगम का आप वहाँ प्रस्तुति कर रहे हैं, उसको आप उसके जीवन के वास्तविक स्थिति से उसको जोड़ते हैं। इससे क्या होगा, बच्चों का मानसिक स्तर उसमें बहुत बढ़ता है, उनके सोचने की क्षमता में, उनके कार्य करने की क्षमता में, उनके बोलने की क्षमता में, इन तीनों में इसका परिवर्तन देखने को मिलता है। फिर कक्षा से बाहर जैसे मान लीजिए कि बायो का कोई वर्ग है और पास के किसी तालाब में आप बच्चों को लेकर चले गए, वहाँ बहुत सारी चीज़ों को आपने दिखाया। मान लीजिए कि संभव नहीं है ले जाना, तो आपने क्या किया, एक बहुत बड़े मर्तबान में उन चीज़ों को क्लास में लेकर के चले आए और उन सारी चीज़ों को आपने दिखाया। तो उससे भी क्या हुआ, उनकी विधियाँ विकसित हुई, संभव हुई। फिर रॉड जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप चूंकि उसके एक गाइड हैं, आपका रोल प्ले सबसे अहम है, आप उसमें किस रूप में भूमिका करते हैं अपनी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि बच्चों को काम दे दिया और आप फ्री हो गए, मैं निकाला मीठे चालू किए, नहीं, आप उन ग्रुपों में जा करके संवाद करें और उनको उन दिए गए विषय को, उनकी जो सीखने की जो व्यवस्था आपने दी है उसमें आपका सहयोगात्मक रूप हो, ताकि कि बच्चे अपने आप को अलग लगे। लेकिन करते क्या है, बच्चों ने फर्क ले लिया और बातें शुरू हो गई, टाइम गेन तो हुआ, फाइंडिंग क्या हुआ, नहीं। इसलिए इसमें आपका रोल प्ले बहुत है। इसके बाद है ग्रुप स्टडी। ग्रुप स्टडी ये एक लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ वर्क है, ये भी होना चाहिए। मेरा मानना है कि लाइब्रेरी एक हाफ टीचर का काम करता है, क्योंकि बहुत सारे स्टडी मटेरियल जो हेल्पबुक के रूप में हमारे उपलब्ध रहते हैं, यदि हमारे लाइब्रेरी में बच्चे को मिल जाए तो मेरी जो व्यवस्था है, मेरा जो काम है कक्षा में, वो काफ़ी आसान है। इसलिए इसमें ग्रुप का जो स्टडी है वो लाइब्रेरी से ही संभव है। कक्षा में तो ग्रुप है लेकिन वो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ एक समय निर्धारित है और उस निर्धारित समय में हमको अपने पाठ योजना का काम कर लेना। अंत में आती है सामूहिक गतिविधियाँ। ग्रुप में आपने एक्टिविटीज दी, उस ग्रुप को आपने कराया और करा करके आपने उनसे उनका ऑब्जर्वेशन करा। इसके बाद आता है इस पर बहुत सारी वो जो मैंने चैप्टर लिया था उसमें आधारित मैंने किया है, तो उसकी 6 कहानी वाली कक्षा में अलग अलग समूह किया। इसके बाद कक्षा कला समावेशन कलाओं पर चर्चा की और आप अपने अपने स्तर से अपने अपने विषयों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर कहानी ऊपर याद आती, शब्दों की अनिवार्यता मैंने बताई, कैन गतिविधि के माध्यम से कहानी का प्रस्तुतिकरण कराया। ये उसके मैंने अपना जो विषय चुना था उसके मैंने कोर्स किया। इसके बाद अंत में हमने उनका रूब्रिक्स बनाया कि उचित शब्दावली के प्रयोग पर एक अंक, उच्चारण पर एक अंक, धारा प्रभावता पर एक अंक, कुल 5 अंक पर हमने उसका आकलन किया। और उसके
एग्जाम्पल्स हैं, इसके आधार पर ये काम होता है। आप भी ऐसे ऐसे बनाते होंगे, प्रोजेक्ट के रूप में चार्ट पेपर वगैरह पर काम करवाते होंगे। ये एग्जाम्पल्स के रूप में है। एक दो और एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाता हूँ कि जो प्रस्तुतिकरण बच्चे कर रहे हैं उनके आधार पर उनका काम कैसा है, चिंतन करने वाला, बोलने वाला, दोनों का मैंने दिखाया है। इसके बाद एक और है, ये जो पार्ट है ना उसका विश्लेषण मैंने किया, परिणाम के आधार पर कैसे किया गया है वो बच्चों ने दिखाया है। और इस प्रकार से आज के इस शिक्षक प्रोजेक्ट शैक्षणिक गतिविधियों का समापन